बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ठीक है, तो बेसिकली आज जो है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, आज जो है हम ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो हमारा हुआ था 10 तारीख को, ठीक है, यानी कि 10 तारीख को जो हमारा मॉक टेस्ट हुआ है, आज हम उस मैथ पोर्शंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। आज हम पूरे के पूरे 25 MCQs को डिस्कस करेंगे जो हमारे मॉक टेस्ट में आए थे। ठीक है, तो आप वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। तो काइंडली वीडियो को जो है पूरी वॉच कीजिएगा ताकि आपको समझने को मिले। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे MCQs मैंने इसमें रखे थे, तो आप लोग ये वीडियो वॉच करें ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू आए तो काइंडली चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जो है क्लिक करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो हमारे को पहला MCQ यहाँ पे देखो हमारे को क्या दे रहा था। वो कह रहा है कि ना कि A का कॉम्प्लीमेंट यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट जो है हमारे किसके इक्वल होता है। ठीक है, देखो बेसिकली जो है A का कॉम्प्लीमेंट यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट जो है हमारे जो इक्वल होता है वो A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। किसके क्यों होता है, देखो ये हमारे पास कहलाता है डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ जो है हमारे पास यहाँ पे लगा है। जो डी मॉर्गन्स लॉ वो जो बताता है कि अगर आपका ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करो तो वो इसके इक्वल आता है। अब कैसे आता है देखो, मैं इसको पूरा प्रूव करके आपको दिखाता हूँ कि लाइक सपोज आप सेट सपोज कर लो। ठीक है, पहले मैं एक यूनिवर्सल सेट सपोज कर लेता हूँ। मेरे पास है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये सेट आपको सपोज करने पड़ेंगे। ठीक है, और जो है मेरे पास ए सेट है, यहाँ पे मैं ए सेट सपोज कर लेता हूँ 1 2 3, और बी सेट में यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ वो है 2 3 एंड 4। ठीक है, ये सेट मैंने आपको सपोज कर ली है। यहाँ पे 3 4 5 कर लो। ठीक है, इस तरीके कर लो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या कर लिया 3 4 5 जो है मेरा बी सेट है। यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 3 4 5। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा तो राइट हैंड साइड यानी कि फिर इसे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि दोनों के आंसर अगर सेम आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो हमारे पास ऑप्शन जो है राइट होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ तो हमारे पास आंसर यही है। तो अब इसको हम प्रूफ भी करते हैं। ठीक है, अगर मैं पहले जो है ए का कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है कि यू में से ए को माइनस करना पड़ता है। तो यू की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये मेरे पास जो है सेट है यूनिवर्सल सेट, और मेरे पास ए सेट क्या है यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, ये मेरे पास ए सेट आ गया। तो ए का कॉम्प्लीमेंट मेरे किसके इक्वल आएगा यहाँ पे। इसमें क्या होता है देखो, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिफरेंस निकालना है। ये माइनस नहीं है, डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस में क्या होता है कि हम सेम एलिमेंट्स को कट कर देते हैं, यानी कि 1 2 3 यहाँ पे जो है सेम एलिमेंट कट हो जाए तो बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे वो हम क्या कर देते हैं, वो लिख देते हैं। लेकिन कौन से, इस वाले सेट के, जो पहले वाला सेट होता है। तो यूनिवर्सल सेट जो है हमारे पास, इसमें कौन से एलिमेंट बचे 4 और 5। ठीक है, अब इसी तरह हम बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। अगर मैं बी का कॉम्प्लीमेंट निकालूँ तो क्या होगा, यू माइनस ए होगा मेरे पास वही सेम। तो ए 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये मेरे पास आ गया, और माइनस यानी कि डिफरेंस किसका आएगा मेरे पास 3 4 और 5। ठीक है, ये एलिमेंट्स मैंने वहाँ पे सपोज किए थे। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम एलिमेंट्स जो हैं वो कट हो जाएंगे, यानी कि 3 4 5 मेरे पास यहाँ पे कट हो जाएगा। तो बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे वो हम लिख देंगे। तो बी का कॉम्प्लीमेंट मेरे किसके इक्वल आया यहाँ पे 1 2। अब वो क्या बोल रहा था कि ए का कॉम्प्लीमेंट और यू का सॉरी बी का कॉम्प्लीमेंट का हमें क्या करना है, यूनियन करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट ये रहा, बी कॉम्प्लीमेंट ये रहा। अगर मैं इसका यूनियन करूँ तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे, बेसिकली क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 4 5, यहाँ पे 1 2। तो आंसर क्या बनेगा 1 2 4 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास यहाँ आ गई राइट हैंड साइड। ठीक है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये मेरे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं क्या करूँगा, राइट हैंड साइड लूँगा। राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, ये ए इंटरसेक्शन बी उसका होल का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो मेरे को देखो ए वैल्यू, ए सेट मेरे पास क्या गिवन है यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो ना। तो ए सेट क्या है मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 है, और बी सेट मेरे पास क्या है यहाँ पे, बी सेट जो है मेरे पास वो क्या है यहाँ पे 3 4 और 5। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो सेम एलिमेंट्स होते हैं दोनों साइड में से वो हम लिख देते हैं। तो सेम एलिमेंट यहाँ पे कौन सा, जस्ट 3 है, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, तो यूनियन में से माइनस कर दूंगा किसको, ए इंटरसेक्शन बी को मैं माइनस कर दूंगा। तो यूनिवर्सल सेट क्या है मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट आ गया, और जो है डिफरेंस आ गया मेरे पास किसका, ए इंटरसेक्शन बी का। तो वो सेट मेरे पास क्या है 3 है, तो ये मैंने 3 लिख दिया। अब इसमें क्या होगा, सेम एलिमेंट जो है वो कट आउट हो जाएगा, तो ये कट होगा। तो अब हम क्या करते हैं, जो पहले वाला एलिमेंट होता है वो उसको लिख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख दिया, तो मेरे पास क्या आ गया 1 2 4 5। ठीक है, तो देखो
ये सेट देखो और ये सेट देखो, सेम आ गया या नहीं आया? ये मेरे पास राइट हैंड साइड है, आप खुद देखो सेम आई नहीं आए? क्या आया? 1 2 4 5, 1 2 4 5 दोनों सेम आ गए। तो मेरे पास राइट ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे? बी जो है मेरे पास राइट ऑप्शन है। ठीक है, ये तो आप वैसे भी याद कर सकते हो कि ये जो है इसके इक्वल आता है डी मॉर्गन्स लॉ, आप ये याद कर लेना। अगर वो इस तरीके से दे दे कि ए का कॉम्प्लीमेंट दे आपको, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट दे, तो क्या होगा? तो यहाँ पे क्या होगा? ऑपरेशन की साइन चेंज हो जाएगी, ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये डी मॉर्गन्स लॉ आप भले याद कर लो, तो ये आसान है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो इससे, और देखो ये है ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे और क्वेश्चंस को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, हमारे को क्या दे रहा है? वो दे रहा है कि आयोटा की पावर 63 किसके इक्वल होगा। देखो मैं आपको पहले ही बता चुका था कि आयोटा जो है हमेशा स्क्वायर में ब्रेक होता है और उसकी वैल्यू होती है -1। ठीक है, अब इसको स्क्वायर में ब्रेक करो, तो इसको स्क्वायर में ब्रेक कैसे करोगे आप? इसको यहाँ पे लिखो कि आयोटा, आयोटा स्क्वायर, ठीक है, उसको ब्रेक करो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आप जो है इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि 2 3 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, और 2 1 जा 2 हो जाएगा, लेकिन डॉट आयोटा हम जो है अलग से लिख देंगे। ठीक है, जब इस तरीके से ब्रेक करेंगे ना इसको, 63 तो आता नहीं है 2 के टेबल में, तो हमने क्या करा? डॉट आयोटा, एक आयोटा हमने अलग से लिख दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमारे पास पावर आ जाएगी 31। ठीक है, डॉट आयोटा। तो अब यहाँ पे क्या है? अगर किसी भी माइनस की पावर अगर ऑड हो तो हमारे पास आंसर क्या आता है? माइनस में आता है। तो -1 जो है जब आयोटा को मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? माइनस का आयोटा। तो हमारे पास यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगा। ठीक है, अब देखो तीसरा जो है हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रहा है। देखो ये लेक्चर मैं पहले अपलोड कर चुका था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रूट्स की अगर नेचर बतानी है तो कैसे बताएंगे। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है कि द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन आपको दे रहा है, बोल रहा है कि इसकी जो रूट्स आएंगे उसकी नेचर क्या होगी वो हमें बताओ। रियल एंड इक्वल होगी, रियल एंड नॉन इक्वल होगी, या कॉम्प्लेक्स होगी, या इमेजनरी रूट्स होंगे। मतलब आंसर बताना है किस में आएगा, उसकी रूट्स की नेचर क्या होगी वो हमें बताना है। तो देखो पहले इस इक्वेशन को सेट कर लो। इक्वेशन क्या दे रहा है? 4x², ये माइनस का सॉरी प्लस का 2x है, इधर लिया किस में हो जाएगा? माइनस का 2x प्लस का 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें क्या लगाएंगे? डिस्क्रिमिनेट लगाएंगे, जिसका फार्मूला b² माइनस का 4ac। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 4 है, b की वैल्यू क्या है? -2 है, और c की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 7 है। तब पुट करो वैल्यू को। मैं यहाँ पे b की वैल्यू रखता हूँ -2 का स्क्वायर माइनस का 4 प्लस की a की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4, और c की जगह ये आ जाएगा 7। अब यहाँ पे आप इसको करो, जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। ठीक है, तो 6 6 जा 36 42। ठीक है, तो ये 4 ऊपर चले जाएगा, 7 1 जा 7, 7 4 जा 7 1 जा 7, 7 और जो है 4 कितना हो जाएंगे? 112। ठीक है, तो 112 4 - 1 1 2। ठीक है, 4 को माइनस करेंगे 112 से। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ देखो कि माइनस किसके साथ है? बड़ी वैल्यू के साथ है ना, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो कितना आ जाएगा मेरे पास? माइनस का 108। तो आंसर किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है। जब आंसर माइनस में आ रहा है तो हमने क्या बोला था कि वो कौन से रूट्स के लाएंगे हमारे पास? वो हमारे पास कौन से रूट्स के लाएंगे जब माइनस में आता है हमारे पास? तो हमने उसको बोला था वो हमारे पास इमेजनरी रूट्स के लाएंगे। ठीक है, सॉरी ये ब्लू वाला लेना था। तो हमारे पास वो कौन से रूट्स के लाएंगे? इमेजनरी रूट्स के लाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 4 क्वेश्चन आप देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 वो कह रहा है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा है, बोल रहा है कि इसका जो है सॉल्यूशन फाइंड करके दो मेरे को। ठीक है, आंसर आपको यहाँ पे दे रहा है, तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक है, मैं आपको ये समझा चुका हूँ लेक्चर इक्वेशन वाले में। अगर आप जो है बैक सॉल्विंग मेथड से सॉल्व करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो, वरना आप जो है मतलब इसको फैक्टर करके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं फैक्टर करके सॉल्व करूँगा। तो फैक्टर में हम क्या करते हैं? पहले फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 को 10 और सॉरी 5 को 2 से किया तो हमारे पास आंसर क्या आया? यहाँ पे 10 आया। ठीक है, 5 को जब मैंने 2 से किया तो 10 आंसर आया। तो अब ये बीच वाली वैल्यू को मुझे इस तरीके से तोड़ना है, ब्रेक करना है कि मेरे पास सम करूँ तो 9 आए और मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 10 बने। ठीक है, ऐसे ही होगा। तो मैं इसको इस तरह ब्रेक करता हूँ, 5x² माइनस का 10x प्लस का x और माइनस का 2। ठीक है, अब देखो अगर मैं 10 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आएगा? 10 ही आएगा ना। और मैं अगर 10 में से 1 को माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या 9 बन जाएगा।
ये प्लस का ले लो, ये माइनस का, ठीक है, ताकि जो है प्लस का 9 आ जाए, ठीक है। तो मेरे पास 9 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो मेरे पास ये फैक्टर सही होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 5x यहाँ से कॉमन ले लूँगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे x प्लस का 2 ये आ जाएगा। और इस तरह यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जो है 1 को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे माइनस था, तो मैं यहाँ पे जो है ठीक है स्टूडेंट्स, तो माइनस का 1 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या आएगा ब्रैकेट में x प्लस का 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो ब्रैकेट सेम होगा, तो हम क्या करते हैं, एक दफ़ा लिख देते हैं x प्लस 2 और 5x माइनस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, इक्वल टू 0 के बराबर है, तो हम इसको इक्वल टू 0 लिख देते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या होगा कि अब यहाँ पे पॉजिटिव है, तो वहाँ पे जाएगा नेगेटिव हो जाएगा x की वैल्यू, तो x की वैल्यू एक आ गई -2 और एक x की यहाँ पे देखो -1 है, x की सॉरी यहाँ पे 1 जो है माइनस का उधर जाएगा, किसमें हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का हो गया। और यहाँ पे जो है 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो x की वैल्यू आ गई 1/5। तो देखो x की दो वैल्यूज आ गई, क्या आई, एक 1/5 और एक आ गई -2। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, तो हमारे पास बी ऑप्शन राइट है, जिसमें 1/5 और -2 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें स्टूडेंट्स, क्या दे रहा है, वो कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट देन है यहाँ पे, ठीक है, देन x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x इज नॉट बिलोंग्स टू b। अब देखो सवाल को समझो, क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि a और b आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। यानी कि दो नॉन एम्प्टी सेट क्या होते हैं हमारे पास, नॉन एम्प्टी सेट क्या होते हैं, जिसके अंदर कोई भी एक एलिमेंट होता है, ठीक है, वो कोई सा भी हो सकता है, 1 2 3 कोई सा भी, मतलब कोई भी एक एलिमेंट होगा, तो वो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट कहलाता है, ठीक है। वो कह रहा है कि x की जो वैल्यू है वो a में बिलोंग कर रही है, लेकिन b के अंदर बिलोंग नहीं कर रही, तो वो कौन सा सेट यहाँ पे होगा, a यूनियन b होगा, वो बराबर होगा a इंटरसेक्शन b के, या a बराबर होगा b के, या a माइनस b के। देखो a यूनियन b तो हो नहीं सकता, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है एक के अंदर बिलोंग कर रही है, एक के अंदर नहीं कर रही। इसी तरीके से इंटरसेक्शन भी नहीं होगा, इक्वल भी नहीं होगा, तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा, a माइनस बी होगा। देखो कैसे होगा a माइनस बी, यहाँ पे मैं आपको सेट वाले लेक्चर में समझा चुका हूँ, अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैं a सपोज कर लेता हूँ, a सेट है मेरे पास 1 2, ठीक है, और मेरे पास b सेट है यहाँ पे 3 4, ठीक है, क्या हो जाएगा 3 4, सॉरी a सेट ले लेता हूँ 1 2 3, ठीक है, और b सेट ले लिया मैंने 3 और 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या, इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूँ, ए डिफरेंस बी अगर मैं निकालूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे खाली बेसिकली 1 2 आएगा, ठीक है, 1 2 ही आएगा ना, क्योंकि 3 या सेम होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो देखो x की वैल्यू किसके अंदर, खाली a के अंदर बिलोंग कर रही है ना, तो इस तरीके से हमारे पास जो राइट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे डी है, ठीक है। अब छठा क्वेश्चन देखें, छठा क्वेश्चन हमारे को क्या दे रहा है, वो कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ इनफाइनाइट्स जीपी। जीपी क्या है यहाँ पे हमारे पास, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारे पास जो है यहाँ पे जीपी है। वो कह रहा है कि ए की वैल्यू आपको दे रहा है और आर की वैल्यू दे रहा है। आर क्या है यहाँ पे, आर हमारे पास रेशियो है। इसी तरह होता है अर्थमेटिक में, हम क्या करते हैं, डिफरेंस को फाइंड करते हैं, ठीक है। जीपी में हम क्या करते हैं, रेशियो को फाइंड करते हैं, और हर जो मतलब इन दोनों में डिफरेंस भी सेम ना आ रहा हो या रेशियो भी सेम ना आ रहा हो, तो हमारे पास वो तीसरी कौन सी सीरीज होती है, वो हार्मोनिक सीरीज होती है, ठीक है। तो ये ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, जो बात समझने की वो समझते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी भी जो है जीपी का अगर सम निकालना हो, वो इनफाइनाइट हो, तो उसका जो है हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो उसका फार्मूला होता है हमारे पास ए इनफाइनाइट, ठीक है, यानी कि इन्फिनिटी ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस का आर, ठीक है। ये जो है हमारे पास क्या है, फार्मूला है किसी भी सीरीज़ को मालूम करने का, लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो और इनफाइनाइट हो सीरीज, ठीक है। तो ए की वैल्यू आपको दे रहा है, आर की वैल्यू दे रहा है, पुट करो इसके अंदर। ए क्या है आपके पास 3, आर क्या है यहाँ पे आपके पास 3/4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम होगा, तो अब यहाँ पे नीचे पहले इसको एलसीएम लो, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्रॉस में यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 3, यहाँ 4 ने जो 1 को मल्टीप्लाई करा तो 4 जो है 3 सेम रहेगा, और 4 आपके पास डिवाइड में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 3 डिवाइड में हमारे पास 4 में से 3 गए तो कितने बचे, 1 डिवाइडेड बाय 4। 4 यहाँ पे क्या कर रहा है, डिवाइड, ऊपर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। जब 4 ऊपर आके इसको 3 को मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 12। तो हमारे पास बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक 6 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आसान है, सिर्फ फार्मूले में वैल्यूज को पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 3, 4, 5, ठीक है, एंड 5 यूनिट्स
देन एस इज, देखो एस यहाँ पे क्या है, वो कह रहा है कि हमारे को एक ट्राइंगल दे रहा है, ठीक है। ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी 3 साइड्स होती हैं। जैसे ये मेरे पास ट्राइंगल आ गया बरमूदा ट्राइंगल, ठीक है, ये मैंने बरमूदा ट्राइंगल बना लिया। तो इसकी आपको 3 साइड्स दे रहा है, एक दे रहा है 3, एक दे रहा है 4, एक दे रहा है 5, ठीक है। ये आपको तीनों साइड्स दे रहा है। वो कह रहा है कि आपके पास एस क्या होगा, एस क्या कहलाता है यहाँ पे, पैरामीटर, ठीक है। क्या कहलाता है, पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, इन तीनों साइड्स का सम। पैरामीटर की डेफिनेशन क्या है कि जो भी साइड्स है उस साइड्स का सम कर दो तो वहाँ पर पैरामीटर कहलाता है। तो यहाँ पे हमें एक फार्मूला यूज़ होगा कि एस बराबर होता है यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी डिवाइड्स बाई 2, ठीक है। ये जो है हमारे पास इस तरह से बराबर होगा। तो अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट करो। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास 4, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारे पास 3 है, पहले जो हमें 3 दे रहा है तो 3। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास 4 है तो प्लस का 4। सी की वैल्यू क्या हमारे पास यहाँ पे 5 है तो प्लस का 5, ठीक है, डिवाइड्स बाई 2। तो इसका सम करो तो 5 4 9, 9 और 3 कितना हो जाएंगे 12 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2, 2 6 12। तो एस की वैल्यू हमारे पास कितने आ गए, 6 यूनिट्स आ गई, ठीक है। तो हमारा पैरामीटर कितना आया, 6 यूनिट्स आया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। अच्छा, अगर पैरामीटर निकालने का तो हमारे पास दूसरा फार्मूला आ जाता है, हीरोन्स फार्मूला। अगर ये भी पूछ ले तो मैं एक एग्जाम जो है आपके नॉलेज में इल्म के लिए बता रहा हूँ कि एस माइनस ए, ठीक है, एस माइनस बी, ठीक है, और एस माइनस सी, ठीक है। ये फार्मूला जो है हमारे पास आगे यूज़ होता है। ट्रिग्नोमेट्री अगर आप पढ़ोगे आगे वो इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा। तो ये फार्मूला जो है, इस फार्मूले का नाम होता है हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। ये ज़्यादा आगे का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्या दे रहा है, वो कह रहा है 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट ऑन टेल। वो यहाँ पे देखो समझो, यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हमारे पास 2 कॉइन्स है, क्या है, 2 सिक्के हैं आपके पास, ठीक है, 2 कॉइन्स है। वो कह रहा है 2 कॉइन्स को हम क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं। जैसे हम टॉस करते हैं ना मैच के लिए, तो वो टॉस कर रहे हैं। वो कह रहा है कि हम साइमल्टेनियसली मतलब उसको टॉस करें तो क्या प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस, क्या होता है, चांस। तो कितना चांस है कि उसके अंदर टेल आएगा, ठीक है। देखो पहले हम जो है 2 कॉइन्स है ना, एक साथ हमने टॉस किया तो पहले मेरे पास आ सकता है टेल टेल, यानी कि एक कॉइन में मेरे पास टेल आएगा, दूसरे कॉइन में भी क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा। इसी तरीके से फिर आ सकता है टेल हेड, एक में टेल आ जाए दूसरे में हेड आ जाए, इस तरह आ सकता है हेड और टेल आ सकता है, और आ जाता है हेड हेड, हेड हेड भी आ सकता है, ठीक है। तो ये मेरे पास इस तरीके से आ सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेरे पास क्या आता है, एक में मेरे पास पहले टेल टेल आ सकता है, मेरे पास फिर हेड टेल आ सकता है, फिर मेरे पास टेल हेड आ सकता है, फिर मेरे पास हेड हेड आ सकता है। यानी कि भाई एक कॉइन जब टॉस करोगे, ठीक है, एक साथ अगर मैंने दोनों कॉइन टॉस किए तो पहले क्या आ गया, एक कॉइन में टेल आया, दूसरा कॉइन में भी टेल आ गया। दूसरा कॉइन जब मैंने दूसरी दफ़ा टॉस किया तो मेरे पास टेल आ गया, हेड आ गया। तो मतलब टोटल जो हमारे पास जो गैदरिंग होगी, यानी कि ठीक है, जो हमारे पास टोटल गेटिंग होगी, यानी कि जो हम उछालेंगे तो हमारे पास 4 चांसेस होंगे ना, टेल हेड, हेड टेल और टेल हेड, इस तरीके से होगा ना। तो 4 आउट ऑफ 4 में से होगा, ठीक है। तो हमारे पास कितनी दफ़ा आ रहा है यहाँ पे टेल, 1 2 और 3, ठीक है। यहाँ पे हम एक ही दफ़ा काउंट करेंगे तो 1 2 3 दफ़ा आ रहा है, कितने में से आ रहा है, 4 में से। तो हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पे सी ऑप्शन है हमारे पास राइट है, यानी कि 4 में से हमारे पास 3 दफ़ा जो है टेल आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखते डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 दे रहा है कि 0 फैक्टोरियल इक्वल टू, ठीक है, 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 0 फैक्टोरियल जो है बेसिकली 1 के इक्वल होता है, ठीक है। ये आपने याद रखने वाली बात है। अच्छा, लिमिट दे रहा हमारे को, लिमिट जो है x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो x डिवाइडेड बाय साइन x किसके इक्वल होगा। ये आपको फंक्शन दे रहा है, बोला अगर हम इस पर लिमिट अप्रोच करें तो हमारे पास किसके इक्वल होगा। तो ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये याद करने का, ये हमारे पास बेसिकली 1 के बराबर होता है। अगर साइन दे, साइन x जो है डिवाइड हो और उसको x के साथ डिवाइड कर रहा हो फंक्शन, तो उसका जो लिमिट आती है वो हमारे पास किसके इक्वल आता है, वो 1 के इक्वल आता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये कांस्टेंट है कुछ चीज़ें। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये भी कांस्टेंट है, आपने याद रखनी है। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो आपके पास होती है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि -1 माइनस का 3 सॉरी माइनस का जो है 3 रेडिकल और आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये याद रखने वाली चीज़ है। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। आप एक और चीज़ याद रखना कि ओमेगा जो क्यूब की वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है। और ओमेगा क्यूब जो है मतलब ओमेगा को जो है हम क्यूब के अंदर ब्रेक करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 देखो हमारे को क्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 दे रहा है कि आपको ये एक जनरल टर्म दे रहा है, वो कह रहा है कि कौन सी सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारे को 4 सीक्वेंस दे रहा है ना। तब देखो n क्या है, यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, जो हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो यहाँ पे पहले आप वैल्यू को पुट करो, n की जगह पे पहले मैं 1 रख के पुट करता हूँ। जब मैंने 1 रखा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1 - 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। जब हमने ऐसा रखा तो यहाँ पे क्या हो गया 0, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, बेसिकली 0 आ जाएगा ना।
यहाँ पे क्या हो गया, वन माइनस वन को जब मैंने कैंसिल करा तो यहाँ पे क्या आ गया, जीरो। जीरो ने वन को मल्टीप्लाई करा जीरो, डिवाइड करा जीरो, तो मेरे पास जीरो आ गया। तो यहाँ पे स्टार्ट ही किससे हो रही है, जीरो से, तो ये आंसर सही है। आप एक एक करके वैल्यूज़ को पुट करना। अगर कोई भी आपको ऐसे जनरल टर्म दे देना तो उसके अंदर आप क्या करोगे, एन की जगह पे वैल्यूज़ को पुट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक एक करके वैल्यूज़ को पुट करोगे तो आपकी जो है सीरीज़ सीक्वेंस बनती जाएगी। क्या बनेगी, सीक्वेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखें स्टूडेंट्स, हमारे को क्या दे रहा है, वो कह रहा है कि डेरिवेटिव निकालना है 2x की पावर 5 का। ठीक है, तो आपको पता है कि पावर रूल के मुताबिक हम डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। अगर मुझे x पावर n की डेरिवेटिव निकालनी है तो क्या करूँगा, मैं n को जो है पहले बेस के साथ कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ पे कोफिशिएंट होगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, nx, और पावर में से क्या करता हूँ, x को माइनस कर देता हूँ, यानी 1 को माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, जनरल आ गया। अब इसको इस तरीके से करते हैं, 5 को 2 से करा तो कितना आ जाएगा, 10, और जो है 5 में से 1 को माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 4। तो ये डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, इसी तरीके से मुझे इंटीग्रेशन निकालनी है किसकी, x² प्लस x माइनस 2 डी एक्स। ठीक है, ये फंक्शन है, मेरे को इसकी इंटीग्रेशन निकालनी है। अगर मुझे x की इंटीग्रेशन निकालनी हो, जनरल x पावर n की इंटीग्रेशन, तो कैसे निकालेंगे कि हम जो है इंटीग्रेशन में प्लस करते हैं, वहाँ माइनस कर रहे हैं, यहाँ प्लस होता है, तो पावर में ऐड होगा और पावर जो है नीचे डिवाइड में आ जाती है, यानी कि n+1। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो, अब यहाँ पे मुझे इस फंक्शन की इंटीग्रेशन में कैसे निकालूंगा कि मैं यहाँ पे जो है 2 में +1 कर दूंगा, डिवाइडेड बाई 2 +1 करूँगा। इसी तरीके से x में यहाँ पे कुछ पावर नहीं है तो 1 है, तो 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1। ठीक है, 1 = 2 बन जाएगा। और अगर हमारे पास कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास 0 हो जाता है, लेकिन जब हमारे पास कांस्टेंट हो तो उसके साथ हमारे पास x लग जाता है इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 2x प्लस का c। ठीक है, ये c लिखना आपने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि c नहीं लिखोगे, क्योंकि c जो है यहाँ पे हमारे पास बेसिकली कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो ये आ गई इसकी इंटीग्रेशन। इसी तरीके से 15वां क्वेश्चन हमारे को दे रहा है, वो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ठीक है, ये हमारे को 2 पॉइंट्स दे रहा है, a एंड b, p1 एंड pq। तो इस पॉइंट्स का हमें क्या करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। ठीक है, यानी कि जैसे समझ लो एक लेंथ है, ठीक है, एक पॉइंट है p, यानी कि p1 और p2। ठीक है, इन दोनों का क्या करना है, डिस्टेंस मालूम करना है यहाँ से यहाँ तक का। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या है हमारे पास, d जो है बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास जो है डिस्टेंस का फार्मूला है। ठीक है, ये हमारे पास जो है डिस्टेंस का फार्मूला। अब इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करो। अब ये आपका जो है होमवर्क है, ये आपने वैल्यूज़ को पुट करके अपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू ये है, y1 की वैल्यू ये है, x2 की वैल्यू ये है और y2 की वैल्यू ये है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सिर्फ आप अपने क्या वैल्यूज़ को पुट करना है और आपने ये इसको खुद से सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 दे रहा हमारे को, वो कह रहा है cos 90 किसके इक्वल होता है। ठीक है, ये तो आप सबको पता होगा, cos 90 हमारे पास 0 के इक्वल होता है। ठीक है, अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 दे रहा है, वो कह रहा है एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ अ नंबर्स फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट रूल इज कॉल्ड अ डैश। ठीक है, यूनिवर्सल सेट, सीक्वेंस, ग्रुप या ग्रुपाइड। ठीक है, वो आपको कह रहा है कि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो फॉर्म्ड हो रहे हैं, ठीक है, बन रहे हैं किसी एक डेफिनेट रूल के मुताबिक, तो उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, नंबर जो है हमारे पास एक किसी डेफिनेट रूल के मुताबिक जो बनते हैं उसे हम बोलते हैं सीक्वेंस। जो सीक्वेंस होती है बेसिकली वो हमारे किसी रूल के मुताबिक चल रही होती है। अच्छा, कम्बिनेशन, फार्मूला ऑफ कम्बिनेशन। कम्बिनेशन का हमें जो है फार्मूला बताना है, वो आपको बताया था, क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r होल का फैक्टोरियल। ठीक है, ये फार्मूला है किसका, कम्बिनेशन का। अब आपको बोल रहा है यहाँ पे जो है इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। क्या करना है, हमें साइन एक्स का डेरिवेटिव बताना है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ये टेबल आपको जो है उसके अंदर मिल जाएगा बुक के अंदर। साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी मतलब है उनको याद करना पड़ेगा। तो साइन का बेसिकली जो है डेरिवेटिव होता है वो होता है कॉस एक्स। ठीक है, इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स। ई पावर एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास क्या होता है, वो ई पावर एक्स ही होता है, सेम ही होता है। ठीक है, और अगर इसकी इंटीग्रेशन लें ई पावर एक्स की तो वो भी क्या होगी, सेम ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कहलाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये वाला फंक्शन सॉरी ये वाला क्वेश्चन देखें, वो क्या कर रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ln x। ठीक है, ln x का डेरिवेटिव क्या होगा ये हमें बताओ। ठीक है, हमें क्या करना है, ln x का डेरिवेटिव बताना है। तो देखो बेसिकली ln x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास ये होता है डेरिवेटिव। तो ये भी आपने जो है समझने का और ये याद करने वाले टेबल हैं। इसी तरीके से हम देखो हमारे को दूसरा क्वेश्चन दे रहा है, वो कह रहा है 60 डिग्री जो है चेंज करो रेडियन में। 60 डिग्री को हमें क्या करना है, रेडियन में चेंज करना है। तो देखो अगर हम डिग्री से अगर रेडियन में जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 से। ठीक है, पाई बाय 180 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें रेडियन से अगर जो है डिग्री की तरफ जाना होगा तो आप क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई कर देना 180 डिवाइडेड बाय पाई से। ठीक है, अगर आप रेडियन से डिग्री की तरफ जा रहे हो तो उसको मल्टीप्लाई करोगे 180 डिवाइडेड बाय पाई। अगर डिग्री से रेडियन की तरफ जा रहे हो तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा, आपको ये बोला है कि ए का ट्रांसपोज बराबर होता है -a। तो ये आपको किसका सवाल दे रहा है, मैट्रिक्स का सवाल दे रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो है ए का ट्रांसपोज जो है किसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा जो है मैट्रिक्स कहलाता है, ये कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक कहलाता है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक का जो है हमारे पास मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये हमारे पास ये आपको जो है याद करने पड़ेंगे कि कौन सा ट्रांसपोज जो है किसके बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वो क्वेश्चंस थे जो मैंने मॉक टेस्ट में आप सबको दिए थे, ये मैथ पोर्शन के। तो उम्मीद है कि आपको ये जो है क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और जो है आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बहुत ईजी क्वेश्चन थे, तो उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों का भी जो है भला हो जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा।